Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the previous year questions from chapter One Party, Era of One Party Dominance. And you all are aware that this chapter, the whole content of this chapter is there in the syllabus, but now it is not in a separate chapter. It has been merged with chapter 5, but the content is same. Yes, some content is not there, like about the political parties, भारतीय जनसंघ, स्वराज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के बारे में जो दिया गया है इंफॉर्मेशन, वो आपको अब नहीं करना है. उसके अलावे सारे पूरी बुक जो है, पूरे चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. है ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होल्ड करना एक बहुत ही बड़ा टास्क था. तो इलेक्शन कमीशन को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. तो किस तरह के क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा था, ऐसे 4 प्रॉब्लम्स के बारे में आपका क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन ये आया है, 4 मार्क क्वेश्चन है, और ये दिल्ली 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज, explain any 4 problems before the Election Commission of India for holding the first general election. So you are supposed to tell the problems which the election commission was facing in order to conduct the election in India, the first general election. तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इन द इंट्रोडक्शन यू कैन गिव कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन अ democracy. If we want to establish democracy, then it is very much important that elections, free and fair elections at regular intervals must be organized. है ना. तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा. एंड अकॉर्डिंगली इंडिया में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का प्रोविज़न किया गया, और इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दी गई? इलेक्शन कमीशन पे दी गई. ठीक है. तो दैट विल बी योर इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो व्हाट शुड बी देयर? इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, in democracy, and then you will give the provision of election commission in the constitution for conducting the elections. ये देने के बाद आपका जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होगा
कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो कब स्टार्ट होना था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद उसी ईयर में इलेक्शन कमीशन भी सेटअप हो जाता है और मिस्टर सुकुमार बोस जो थे वो ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी उसको आप यहीं से इसके बाद आप ये इलेक्शन कमीशन के बारे में कब से वो इम्प्लीमेंट हुआ और कौन फर्स्ट सीईसी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ ही हमारे जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े वो लिखेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा वो पहला तो प्रॉब्लम यही था कि कंस्टिट्यूएंसीज में बांटना था पूरी कंट्री को और बहुत बड़ी हमारी कंट्री है, लार्ज एरिया, लार्ज पॉपुलेशन, तो इसमें कंस्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बहुत बड़े काम था। इतना आसान ये नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब हुआ तो फर्स्ट टाइम काम करना, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस तरह की जो मुश्किल थी वो यहाँ पे फेस करना पड़ा। देन वोटर लिस्ट है ना, जो वोटर्स की जो लिस्ट तैयार करनी थी वो भी एक बहुत ही बहुत कॉम्प्लेक्स काम था क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया था तो नंबर ऑफ वोटर्स बहुत ज़्यादा थे। तो उससे क्या हुआ कि इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था और इसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो वोटर्स लिस्ट था उसमें 40 लाख जो वुमेन थी उनका नाम ही नहीं था वुमेन का, क्योंकि उनके नाम की जगह पे क्या लिखा हुआ था, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसे करके उनका नाम लिखा हुआ था। बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो उसमें औरत जो वेमन होती है उसका उसकी आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस नहीं होता था। तो वो जो मेंटालिटी हमारी सोसाइटी की है वो मेंटालिटी वोटर लिस्ट में देखने को मिलती है, जबकि जो वुमेन वोटर्स थी 40 लाख वुमेन वोटर्स का नाम नहीं लिख के उनके बारे में लिखा गया वाइफ ऑफ समवन एंड डॉटर ऑफ समवन, मतलब उनकी अपनी पहचान नहीं थी और उसी तरह से उनका मतलब वो बन गया, इलेक्टोरल रोल में आ गया। तो क्या हुआ जब ये सामने आया, ये प्रॉब्लम, ये कमी, ये गलती सामने आई, तो फिर क्या हुआ कि फिर से उस काम को करना पड़ा, उसको ख़त्म करके, उसको डिलीट करके और फिर से उसको बनाना पड़ा, जिसमें कि जो वुमेन वोटर्स थे उनके नाम के साथ। तो वोटर लिस्ट तैयार करना या जिसको हम इलेक्टोरल रोल्स भी कह सकते हैं उसको प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा जो हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने और भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ये थी कि हमारी कंट्री में उस समय इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। अगर हम जो डेटा हमारे सामने अवेलेबल है उसमें हम यही देखते हैं कि जो एलिजिबल वोटर्स थे पूरी कंट्री में, जो एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से सिर्फ 15% जो वोटर्स थे उनके पास ही वही केवल इलिटरेट थे। ठीक है, 15% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वर इलिटरेट, बाकी के जो वोटर्स थे यानी कि 85% ऑफ द वोटर्स वर इलिटरेट। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो इलिटरेट पीपल हैं उनको राइट टू वोट मिल गया, तो हाउ दे विल यूज़, दे शुड बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इलेक्शन कमीशन ने करीब 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया ताकि वो उनको ट्रेनिंग दे करके उनको, वो पोलिंग बूथ पे जाने वाले ऑफिसर्स थे, तो जब वो जाएंगे वहाँ पर तो वो लोगों को सही ढंग से गाइड कर पाएंगे एंड पीपल विल, इलिटरेट पीपल ऑफ आवर कंट्री विल बी एबल टू एक्सरसाइज देयर वोट, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ पर ही अभी तक कहने का मतलब 1950 का जो टाइम, हम जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उस समय तक हम क्या अमेरिका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट जो रिच थे, डेवलप्ड थे, जहाँ पर लोग लिटरेट थे, डेमोक्रेसी वहीं तक लिमिटेड था बाय दिस 1950।
और ये हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इट वाज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जहाँ पर इतनी पॉवर्टी है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है, और जहाँ पर लोगों ने आज तक डेमोक्रेटिक रूल को देखा नहीं, जाना नहीं, वहाँ पर सीधे उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना, इसको वेस्ट में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इस बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशंस किए हैं। वेस्ट में इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि उनको लगा कि ये एक गैम्बल की तरह है, जिसका क्या नतीजा होगा कोई नहीं जानता है। तो ये चीज़ें जो थी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि किस तरह से सही ढंग से कंडक्ट करें, लोग अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें, और किसी तरह की जिसको हम कहें कि मतलब परेशानी वाली चीज़ नहीं सामने आनी चाहिए। तो यही दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विच द इलेक्शन कमीशन वाज फेसिंग इन कंडक्टिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। सो ये इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आई एम गोइंग टू राइट इट। ओके, सो द आंसर, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स कर रहे हैं। द प्रॉब्लम वाज टू, द फर्स्ट प्रॉब्लम टू ड्रॉ द boundaries of the constituencies। ये क्यों एक प्रॉब्लम था? ये एक प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ वास्ट साइज ऑफ द कंट्री, है ना। अगर दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल। अब इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसा कि जो एक एग्जांपल हमने दिया कि 40 लाख वुमेन का नाम ही नहीं था इलेक्टोरल रोल में। उनका नाम की जगह उनके हस्बैंड का नाम, उनके फादर का नाम, वाइफ ऑफ समवन, डॉटर ऑफ समवन करके लिखा हुआ था। तो फिर उसको फिर से बनाना पड़ा था, है ना। एंड देन वी कैन गिव कि illiteracy ऑफ द वोटर्स। इसमें आपको डेटा देना होगा कि जो एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से ओनली 15% वर लिटरेट एंड रेस्ट 85% वर इलिटरेट। तो इट वाज अ वेरी टफ जॉब फॉर द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन इन सच अ सिचुएशन। एंड देन criticism by the Western countries। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रहा था, वो भी तो एक चुनौती थी, वो भी तो एक हमारे लिए अपने आप को प्रूव करने वाली बात हो गई थी ना, कि अगर हम पर इस तरह के ब्लेम लग रहे हैं कि आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे करके एक तरह का गैम्बलिंग कर रहे हैं। और नेहरू को भी बहुत कुछ कहा गया कि लाइक नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। मतलब पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इंडिया कैन बिकम सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग द इलेक्शन। तो ये इस कारण से एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था फॉर दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है।
अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ये कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया. इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ एन इंडियन एडिटर, है ना. ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन था, उसमें इस बारे में लिखा गया था कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो उन्होंने मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक की है और उसका जो रिजल्ट होगा वो देखेंगे और वो कन्फेस करेंगे, मतलब ही विल एक्सेप्ट कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि सबको राइट टू वोट दे दिया. तो एक तरह एक क्वेश्चन ये अभी आया नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये स्टेटमेंट देके आपको कहेगा कि इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करिए, या यू सपोर्ट द स्टेटमेंट और अपोज द स्टेटमेंट, उसको आप उसके सपोर्ट या अपोजिशन में आर्ग्यूमेंट्स दीजिए. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. तो इसी तरह से एक और जो वो है स्टेटमेंट है कि द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री. कुछ लोगों ने इसको कहा कि ये बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री है, इतना बड़ा गैम्बल आज तक हिस्ट्री में नहीं खेला गया था जो कि इंडिया में हुआ है. तो इन स्टेटमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. तो ऐसे जब स्टेटमेंट एक्सप्लेन के लिए आएंगे तो आपको इसमें जो फैक्ट्स हैं वो देने होंगे, लाइक क्यों इस तरह के एलिगेशन लग रहे थे, क्यों इस तरह का स्पेकुलेशन जिसको हम कहेंगे हो रहा था कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उसके पीछे क्या रीजन थे. द फर्स्ट रीजन वाज कि जो टाइम था यानी कि 1950, एट दैट टाइम द डेमोक्रेसी was established only in the countries of Europe and America. So it was the view that democracy can survive only in a rich country and a country where people are literate. And India was neither a rich country and nor its people were literate. So that is the reason it was speculated that the people will not be able to exercise their right to vote in a proper manner. Moreover, we see that in Western countries, this right to vote was not given to all at once. First, if you see the history of this voting right, you can very well understand कि first of all what happened that in all the countries, in almost all the countries of Western world, यही trend रहा कि first of all the voting right was given to the male members of the society, but not all the male members. जो propertied मेल मेंबर्स थे, जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, एक तो जेंडर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया. जेंडर के बेसिस के बाद भी सारे मेल मेंबर्स को नहीं दिया गया, बल्कि मेल मेंबर्स में भी जो जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनको राइट टू वोट मिला. फिर धीरे धीरे ये एक्सटेंड होता है तो जाकर के सारे मेल मेंबर्स को मिल जाता है, और फीमेल को तभी भी नहीं मिलता है. ये अगर फ्रांस की स्टोरी देखें तो भी यही है, अमेरिका की भी यही कहानी है, इंग्लैंड की भी यही कहानी है. तो औरतों को उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट करना पड़ा, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी. तो तब जाकर के औरतों को 20th सेंचुरी में 1920s में जाके इंग्लैंड और अमेरिका में वुमेन को वोटिंग राइट मिलती है. 1940s में जाकर के फ्रांस में औरतों को राइट टू वोट मिलता है. तो और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ तो बिल्कुल जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना सबको दे दिया गया. तो इसलिए इनको ये लग रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर राइट टू वोट दिया गया है वो सही नहीं है. और इसको अभी उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक की चीज़ें हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही थी कि ये इट इज़ द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री एंड नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इस तरह के जो स्पेकुलेशन हो रहे थे उसका रीज़न यही फैक्टर्स थे. ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो इट हैज़ नॉट कम इन द प्रीवियस ईयर्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया वो आएगा ही नहीं. दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना.
So the question is, organizer a magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult suffrage. Explain the statement. इसी तरह जो और भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी सेम स्टेटमेंट देके आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, बट आंसर का जो आपका कंटेंट होगा वो सेम होगा. जैसे एक और जो स्टेटमेंट जो हमने कहा कि एक इंडियन एडिटर ने कहा कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री. तो उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन होगा कि स्टेटमेंट देके उसको एक्सप्लेन करना होगा. आंसर विल बी द सेम. एक और है ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो हैं उन्होंने कहा था कि a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. So this statement says that it is really meaningless to record the votes of illiterate people, because illiterate people, it was the opinion of Western thinkers or Western people that if a person is illiterate, then he or she will not be able to exercise his or her right to vote effectively and in proper manner. And in India, we have seen that only 15% of eligible voters were literate. So it was said that इस तरह का ये जो बिना मतलब की चीज हो रही है, जो इलेक्शन हो रहा है, उसको उन्होंने एब्सर्ड फार्स कहा, जिसमें कि इलिटरेट पीपल के वोटिंग को रिकॉर्ड किया जा रहा है. और जो आने वाली जो जनरेशन होगी वो जनरेशन ऑब्वियसली पढ़ी लिखी होगी, है ना. तो जो आने वाली जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड होगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, उसको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हमारे कंट्री में ऐसा हुआ था कि इतने सारे इलिटरेट लोगों के वोटिंग राइट दिए गए और उसको एक्सरसाइज भी उन्होंने किया था. तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो सिमिलर है, ये तीनों स्टेटमेंट. और इनका जो आंसर आप लिखेंगे तो उसका जो आंसर का कंटेंट होगा वो भी सेम होगा. तो इसके आंसर में वही हमको सबसे पहले यूरोप का बताना है कि डेमोक्रेसी का बताना है कि डेमोक्रेसी सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही उस समय एस्टैब्लिश थी. और क्यों ऐसा क्यों था? बिकॉज यूरोप और अमेरिका के जो कंट्रीज थे वो इकोनॉमिकली भी साउंड थे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी थी, प्लस वहां पर लिटरेसी रेट भी हाई था. तो यही माना जाता था कि जो डेमोक्रेसी है वो उसी कंट्री में सक्सेसफुल हो सकती है जहाँ पर जो रिच है और जहाँ पर लोग लिटरेट है ना. तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कि डेमोक्रेसी
Democracy was established only in the countries of Europe and America till 1950. ओके, इसके पीछे क्या ओपिनियन काम कर रहा था? इट वॉज द ओपिनियन दैट democracy can flourish only in rich country and only in country which is rich, only in countries which are rich and literate. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं, इसलिए यूरोप और अमेरिका में ही फ्लरिश किया, एस्टैब्लिश हुआ, बिकॉज वहां पर लिटरेसी रेट हाई थी और रिच था. अब हम देखेंगे इंडिया की कंडीशन को, कंडीशन ऑफ इंडिया. न तो इंडिया रिच था, इंडिया की उस समय इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर थी, है ना. तो दोनों ही फ्रंट पे न तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग थी और न ही हमारे लिटरेसी रेट अच्छी थी. इसके रिगार्डिंग आप लिटरेसी रेट का डेटा जो है वो देंगे और इकोनॉमी के बारे में हम बताएंगे कि हम तो एक्सप्लॉइटेड थे, कॉलोनियल रूल के अंदर हमारा पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ था. तो ये हमारा तीनों जो स्टेटमेंट है उन तीनों का आंसर यही कंटेंट सेम होगा. ठीक है, एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, for a long time, Congress party had been a social and ideological coalition. Justify the statement. ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है और ये दिल्ली 2013 ऑल इंडिया, दिल्ली 2014 और ऑल इंडिया 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, ऑल इंडिया 2013 एंड दिल्ली 2014. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग इसको हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, इस पॉइंट को जब हमने वो डिस्कस किया था कि जो कांग्रेस के डोमिनेंस के क्या रीजंस है, 4 फैक्टर्स है ना. तो 4 फैक्टर्स में वन ऑफ द फैक्टर इज दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर. अब इसी एक फैक्टर पे आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आपको काफी एलैबोरेटली लिखना होगा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोशल, इसमें दो पॉइंट, बड़े पॉइंट, दो पॉइंट बनेंगे। सोशल कोalition था कैसे, है ना, एंड आइडियोलॉजिकल कोalition था कैसे। सोशल कोalition का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो इसमें थे, जैसे कि डिफरेंट ही नहीं, डाइवर्स ऑपोजिट सोशल ग्रुप्स, लाइक लैंडलेस लेबरर भी कांग्रेस का मेंबर था और जमींदार भी कांग्रेस के मेंबर थे। मिल मालिक भी कांग्रेस का मेंबर था, मिल मजदूर भी कांग्रेस का मेंबर था। दिस इज व्हाट वी कॉल की कोalition, social coalition, different and diverse and opposite social groups, people belonging to different and diverse and opposite social groups are the members of the Congress party. अगर एक अपर कास्ट ब्राह्मण है वो भी कांग्रेस का मेंबर होता था, एक लोअर कास्ट है वो भी कांग्रेस का मेंबर होता था। तो ये मेजर पॉइंट आपका ये होगा। एंड देन आइडियोलॉजिकल कोalition था कैसे, बिकॉज हर आइडियोलॉजी के लिए इसमें इसके पास जगह थी, किसी के लिए वो ना नहीं कहता था, हर किसी को वो एकोमोडेट कर लेता था। सोशलिस्ट भी थे कांग्रेस के अंदर, कैपिटलिस्ट भी थे कांग्रेस के अंदर, मॉडरेट भी थे कांग्रेस के अंदर, एक्सट्रीमिस्ट भी थे कांग्रेस के अंदर, लेफ्टिस्ट भी थे कांग्रेस के अंदर, राइटिस्ट भी थे कांग्रेस के अंदर। तो इन जिन आइडियोलॉजीज की हमने 6 आइडियोलॉजी की बात की, उसमें से दो जो है पेयर की अगर देखें तो दोनों बिल्कुल 2 डायरेक्शन में जाने वाली चीज़ है। सोशलिज्म अगर लेफ्ट जाता है तो कैपिटलिज्म राइट जाता है। इसी तरह से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की बात हम करें तो जो भी आइडियोलॉजी है अगर वो एक दूसरे के अपोजिशन में भी है तो भी वो उसको कांग्रेस में जगह मिली हुई थी। तो इस कारण से हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोalition की तरह काम करता था। इट वॉज नॉट सिंपली अ पार्टी, एक्चुअली इट वॉज अ सिस्टम। कांग्रेस एक सिस्टम था जिसमें कि ऑपोजिशन भी कांग्रेस के अंदर ही था, रूलिंग पार्टी तो थी ही कांग्रेस, ऑपोजिशन भी उसके अंदर ही था। तो इसके जो पॉइंट्स हैं उसको कल हम लोग लिख करके फाइनल करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।